बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। आपके पास आज का जो टॉपिक है दैट इज एस इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या है बेटा हमारे पास? करंट वी नो दैट इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। अब दो तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं हमारे पास। वन ऑफ देम इज नोन एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड अदर वन इज नोन एज नेगेटिव। ठीक है, हम दो तरह का करंट पढ़ते हैं। हम कहते हैं एक कन्वेंशनल करंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन करंट होता है। आपके पास ओ लेवल्स और एएस में हम कन्वेंशनल करंट को फॉलो करते हैं, बट एक्चुअल लाइफ में, एक्चुअल टाइम में जो हमारा करंट जो हमारे डिवाइसेस को ऑन किए हुए दैट इज इलेक्ट्रॉन करंट। अच्छा, इस फॉर्मूले के अंदर क्या चीज़ है? आई बेटा आपके पास करंट है। करंट का यूनिट होता है बेटा एम्पेयर। क्यू आपके पास चार्ज है। चार्ज का यूनिट होता है आपके पास कूलम। और टी आपके पास टाइम है। टाइम का यूनिट होता है आपके पास सेकंड्स। तो आपके पास कितने चार्जेस कितने टाइम में मूव कर रहे हैं थ्रू अ कंडक्टर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट थ्रू अ कंडक्टर का वर्ड हम बोलें और उसको मेजर करें और उसको एक्नॉलेज करें, क्योंकि करंट जो होता है वो पर यूनिट टाइम होता है, एक सेकेंड या एक यूनिट। दिस इज योर इलेक्ट्रिक करंट। फिर अगर हम ये बात करें कि जी करंट को मेजर कैसे किया जाता है, मेजर करने के लिए हमेशा याद रखिएगा एम मीटर की एक नाम की डिवाइस हमेशा सीरीज में लगती है। क्यों? क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है। फिर आते हैं जी अगला वोल्टेज पे। वोल्टेज है जी आपके पास कि द ड्राइविंग फोर्स विच इज यूज टू मूव द चार्जेस थ्रू द सर्किट। एक फोर्स जो सर्किट के अंदर चार्जेस को मूव कराने की जिम्मेदार है। याद रखिएगा ये वाली डेफिनेशन आप पेपर में नहीं लिख सकते। फॉर द पेपर डेफिनेशन जो आप सेंटेंस यूज करेंगे वो ये लिखा हुआ है आपके पास कि कितना वर्क डन ऑब्जर्व हो रहा है आपके पास इन अ यूनिट गिवन टाइम। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? इज दिस क्लियर? क्या आपके पास ये चीज क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद आप जब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, नेक्स्ट कहते हैं वोल्टेज जो है बेटा आपके पास। वोल्टेज की जो की टर्म है जो आपने याद रखनी है वो क्या है आपके पास? कि आप हमेशा याद रखिएगा कि हम ये कहते हैं चार्ज है, कितना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज, दिस इज योर वोल्टेज। अब दो तरह के यूनिट आपने ओ लेवल्स एएस के पहले चैप्टर में पढ़े थे। एक को हम कहते हैं बेसिक। बेसिक में आपने ये यूनिट निकाला। और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में वोल्टेज का यूनिट होता है जी वोल्ट्स। दो तरह के वोल्टेज हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या यहाँ तक लीना, अमशा, लीना, ईमान, नूर, क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। क्या ये चीज क्लियर है? ईमान, नूर, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो दो टाइप्स ऑफ वोल्टेज हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अगर हम उसकी बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा हमेशा याद रखिएगा वो वोल्टेज है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा नॉन इलेक्ट्रिकल में। जैसे इस वक्त आपके मोबाइल फोन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास ऑन हो रहे हैं और आपको विजिबल लाइट दिख रही है और मेरी आवाज आ रही है, तो वो वोल्टेज जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा नॉन इलेक्ट्रिकल में दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। जबकि आपके मोबाइल या जनरेटर की जो बैटरी है, जनरेटर जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर घरों में होता है वो जिस तरह काम करता है, उसके काम करने का तरीकेकार ये है कि वहां पर आप उसके अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इन मैकेनिक, इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर बैटरी में क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दिस इज ईएमएफ। और यहाँ क्या हो रहा है? जब यहाँ से करंट पास हो रहा है तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है नॉन इलेक्ट्रिकल में, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमेशा याद रखिएगा डिवाइस पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सोर्स में हमेशा ईएमएफ होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा?
Yes, sir. ईमान, लीना, नूर। अब अगर हम आगे बात करें, हम ये कहें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है आपके पास? हाँ, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। वो क्या करती है भाई? वो ये करती है कि वो अपोज करती है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है, यानी करंट का पास होना किसी भी डिवाइस के थ्रू, जैसे अभी आप जिस फोन, जिस मोबाइल, जिस आईपैड, जिस लैपटॉप पर मेरी आवाज और ये लेक्चर देख रहे हैं, उसके अंदर से करंट पास हो रहा है। तो उस डिवाइस के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो उस करंट को पास होने से अपोज कर रही है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? Yes. इज दिस क्लियर? मुझे बताइएगा अपने आप को अनम्यूट करके काइंडली। Yes, sir. ओके। अच्छा जी। आप इसके बाद आता है हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, अच्छा याद रखिएगा, ओम्स लॉ के ऊपर स्टार बनाए, इसकी स्टेटमेंट लिखने को कभी कभार आ जाती है एएस पेपर 2 में। आपके पास जितने इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं, आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। यानी अगर तुम वोल्टेज बढ़ाओगे बेटा तो तुम्हारे पास करंट बढ़ेगा। क्यों? वोल्टेज वो फोर्स है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ चार्जेस बढ़ता है। यहाँ एक बात और काबिल जिक्र है और जो आपको याद रखनी है, कि जब भी हम करंट बढ़ने की बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ चार्जेस बढ़ा है, स्पीड ऑफ चार्जेस नहीं। क्योंकि स्पीड ऑफ चार्ज वो तो कांस्टेंट है, वो तो स्पीड ऑफ लाइट है। याद रखिएगा, आपके पास किसी भी सर्किट में जब आप ये बात करते हैं कि आपके पास क्वांटिटी करंट बढ़ रहा है, तो व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? इस स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास करंट की स्पीड बढ़ गई। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपके पास अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो बढ़ गए, स्पीड नहीं बढ़ सकती, ये याद रखें। स्पीड आपके पास कांस्टेंट थी, कांस्टेंट है और कांस्टेंट रहेगी। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? जी। लीना, ईमान, नूर। ओके। फिर आपके पास दो तरह के ग्राफ्स हैं। पहले इसकी मैथमेटिकल मॉडल लिख लेते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा मेरा करंट बढ़ेगा, मैं वोल्टेज कम करूंगा भाई मेरा करंट कम होगा। अगर मेरे पास Y एक्सिस पर वोल्टेज है, X एक्सिस पर करंट है, तो मेरा ग्रेडियंट ही मेरी रेजिस्टेंस है। जबकि मेरा एरिया जो है वो मेरी पावर को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, अगर मैं इस एरिया को निकालूं तो ये मेरे पास पावर होगी। दोबारा सुन लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे। अगर मेरे पास वाई एक्सिस पर वोल्टेज है, एक्स एक्सिस पर करंट है, तो मेरा ग्रेडियंट मेरी रेजिस्टेंस है और मेरा एरिया अंडर द ग्राफ मेरी पावर को रिप्रेजेंट करेगा कि इस डिवाइस के अक्रॉस कितनी पावर मौजूद है। क्या ये बात समझ में आती है? अब ये आपने कहाँ से लेके आए, इसका एक एक्स्ट्रा काम है वो मैं करके दिखाता हूँ। देखें, फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैंने R को सब्जेक्ट बनाना है तो ये बन जाएगा V अपॉन आई। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. अब अगर मैं ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिख रहा हूं तो मेरे ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर मेरे न्यूमरेटर में वोल्टेज है और डिनोमिनेटर में करंट है, तो मेरी ग्रेडियंट ही मेरी रेजिस्टेंस के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? दोबारा सुन लीजिए,
मैंने क्या कहा, मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है एज पर दिस फॉर्मूला V अपॉन आई। न्यूमरेटर में वोल्टेज, डिनोमिनेटर में करंट। और ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो अगर मेरे पास वाई एक्सिस पर वोल्टेज और एक्स एक्सिस पे करंट है, तो मेरा ग्रेडियंट ही मेरी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? दूसरी बात, जब आप ओ लेवल्स में थे तो आपको ये बताया गया था कि पावर का फॉर्मूला होता है करंट इनटू वोल्टेज। तो ये जो एरिया मैं इस वक्त मार्क कर रहा हूँ, ये करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट ही तो है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पावर। क्या ये बात समझ में आती है? ईमान, लीना, नूर। सर उसमें वो हाफ नहीं हो जाता फिर, हाफ हाफ हो जाए तो पावर? हाफ पावर हो जाएगी। अच्छा। 50% ऑफ पावर आ जाएगी आपके पास। ठीक है। इसके बाद हम अगर आगे की बात करें, आई ग्राफ है और आईवी ग्राफ है, ये सबसे ज्यादा इसकी परसेंटेज ज्यादा है। सबसे ज्यादा आईवी ग्राफ है। अगर वाई एक्सिस पर वोल्टेज है, एक्स एक्सिस पर करंट है, तो आपकी रेजिस्टेंस ही आपकी ग्रेडियंट है। लेकिन बट अगर आपने वाई एक्सिस पर करंट कर दिया और एक्स एक्सिस पर वोल्टेज, तो अब आपको एक चीज याद रखनी है और वो ये फॉर्मूला है कि आपसे अगर रेजिस्टेंस मांगी जाए तो आप पहले ग्रेडियंट निकालेंगे, लेकिन उस ग्रेडियंट को आपने किसी कीमत पर इन्वर्स करना नहीं भूलना, वरना आपका आंसर गलत आएगा। तो आपके पास अगर वाई एक्सिस पर करंट और एक्स एक्सिस पर वोल्टेज हो, तो आप क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपसे सवाल क्या होगा, ग्रेडियंट निकालने का सवाल नहीं होगा आपसे। आपसे होगा रेजिस्टेंस बताओ। तो आप क्या करेंगे, आप वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज, आप अपना ग्रेडियंट निकालेंगे सीधा सीधा और उसको इन्वर्स करेंगे तो रेजिस्टेंस आएगी। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? जी। लीना एंड नूर। ओके। ईमान। ओके। फिर आते हैं जी आगे। अगला सवाल आपसे, अगला जो पार्ट है वो आपसे ये कह रहा है कि जी मुझे ये मार्क करके दें पेपर वन में कि विदाउट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं करनी है आप, विदाउट कैलकुलेशन आप मुझे ये बताएं कि आपके पास किस लाइन का ग्रेडियंट यानी किस लाइन की रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो यार आपको ओ लेवल से बताया गया कि द स्टीपर द लाइन द हायर द ग्रेडियंट। जिस लाइन की स्टीपनेस ज्यादा होगी, उस लाइन का ग्रेडियंट सबसे ज्यादा होगा। ये आपको ओ लेवल मैथ्स में पढ़ाते हैं शायद। तो अब मेरे पास ये दो ग्राफ आ गए। मेरे पास A B C D चार कंडक्टर्स हैं, और वो कह रहा है कि जी मुझे ये बताओ कि इसमें किसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने। इस तरह के सवाल आते हैं आपके पास। तो आप क्या करेंगे, आपने कहा सर फहद ने बोला था कि भाई द ग्राफ विद द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट हैज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पर वोल्टेज है, एक्स एक्सिस पर करंट है। अगर वाई एक्सिस पर सर वोल्टेज हो, जी स्क्रीन नहीं दिख रही। दोबारा रीजॉइन करो। नूर, ईमान, तुम लोग को स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर। रुको मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब स्क्रीन शेयर हो गई है? यस। जी। लीना अब शेयर है? जी सर। कि वाई एक्सिस पर अगर वोल्टेज है, एक्स एक्सिस पर अगर करंट है, तो जिसका ग्रेडियंट सबसे ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। अब मुझे ये पता है कि भाई जो स्टीपेस्ट ग्राफ होगा मेरा, उसका ग्रेडियंट सबसे ज्यादा। अब वाई एक्सिस पर है ही वोल्टेज, एक्स एक्सिस पर करंट, तो जिसका ग्रेडियंट ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। इसीलिए ए के पास, ए की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आती है?
जी। अब लेकिन अगर यही चीज आईवी ग्राफ में आ जाए, यहाँ एच नहीं लिखा, तो एक बात याद रखिएगा, इस तरह के ग्राफ हमेशा कर्व्ड आएंगे, कर्व होगा। अब जैसे ही हम हमारा बच्चा कर्व देखता है वो फौरन टेंजेंट बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि मैथ्स में सिखाया ये जाता है कि जी आप टेंजेंट बनाएं और टेंजेंट से आप कैलकुलेशन करें। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी के ग्राफ में बहुत प्यार मोहब्बत टेंजेंट लाइन नहीं बनाई जाती। दोबारा सुन लीजिए, आपके पास किसी भी सूरत आप इलेक्ट्रिसिटी के ग्राफ्स में टेंजेंट लाइन नहीं बना सकते। यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। सबसे पहली बात। फिर दूसरी बात, आप कोऑर्डिनेट्स वाला काम करते हैं, आप बाकायदा कोऑर्डिनेट देखते हैं, उसको फॉर्मूले में डालते हैं, आपकी रेजिस्टेंस आ जाती है। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप लाइन बनाएंगे। आप कहेंगे कि सर फहद, आपने करा ये 4 पॉइंट से, ये ए था, ये बी था, ये सी था। मैं कहता हूँ, क्या आपसे ये पूछता हूँ कि भाई किस पॉइंट की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, आपने सीधी सीधी ओरिजिन से लाइनें बना ली। अब आपको ये पता है कि वाई एक्सिस पर करंट है, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है, तो आपकी रेजिस्टेंस होगी 1/ग्रेडियंट। दोबारा सुन लीजिए, आपने क्या करा, आपने देखा कर्व है, पेपर 1 का सवाल है, ए बी सी डी करके, इवन पेपर 2 का है, तो आप अब ग्रेडियंट के लिए टेंजेंट तो नहीं बना सकते। तो आपने क्या करा, आपने ओरिजिन से लाइनें बनाई, ए बी और सी और ये डी करके। फिर आपने कहा कि सर फहाद, आपने कहा था कि वाई एक्सिस पर अगर करंट हो, एक्स एक्सिस पर अगर वोल्टेज हो, तो आपकी रेजिस्टेंस 1/ग्रेडियंट के बराबर होती है। तो अब जिस लाइन की ग्रेडियंट सबसे कम होगा, रेजिस्टेंस उसकी सबसे ज्यादा होगी ना, इनवर्स है। यानी ग्रेडियंट अगर सी का सबसे कम है तो रेजिस्टेंस सी की सबसे ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आती है लीना, लीना, ईमान एंड नूर? जी सर। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन ये जो मैंने पूरा समझाया उसमें थी विजिबल या नहीं, है दोबारा करूं? नहीं विजिबल थी। ओके, मैं दोबारा समझा देता हूँ। दोबारा देख लें, आपके पास क्या हुआ, आपने 3 पॉइंट्स मार्क किए, ए बी सी। अब आपके पास क्यू के टेंजेंट है, कर्व है, तो आप टेंजेंट लाइन नहीं बना सकते। तो आपने सीधी सीधी ओरिजिन से लाइनें बनाई, और आपने देखा कि कौन सी स्टीप है कौन सी नहीं है। अब आपको ये बात याद आई कि सर वाई एक्सिस पर करंट है, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है, तो आपकी रेजिस्टेंस 1/ग्रेडियंट के बराबर होगी। जिसका ग्रेडियंट ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम। तो सबसे कम स्टीप ये था, यानी इसका ग्रेडियंट सबसे लोएस्ट था। तो जिसका ग्रेडियंट कम होगा उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। ओके, आगे चलते हैं जी। इसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल। अब सर इस पे थोड़ी सी तफसीली बहस करनी। देखें, हर तरह का मटेरियल है। जब हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो हम मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटाइज मटेरियल पढ़ते हैं। जब हम थर्मल की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं वो थर्मल एनर्जी कंडक्ट कर देते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता वो थर्मल एनर्जी नहीं कंडक्ट करते। इसी तरह हमें कुछ मटेरियल्स बताए गए कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं और ये नहीं है। तो कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसी सूरत नहीं कर सकते। उनको नाम दिया जाता है जी इंसुलेटर्स का। और कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर हो गया, इसको कहा जाता है आइडियल कंडक्टर। अब कंडक्टर के अंदर भी दो प्योर क्लासेस बनाई गई फर्दर, जिसमें हमने कहा कि एक वो होंगे जो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे शुरू से लेके आखिर तक, और एक वो होंगे
जो किसी एक पॉइंट तक तो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, उसके बाद किसी वजह से, फिजिकल चेंज की वजह से वो डेविएट कर जाएंगे, उनको कहा जाता है नॉन ओमिक। ओमिक कंडक्टर वो होंगे जो शुरू से लेके आखिर तक ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे एंड तक, एंड दे विल हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और कुछ होंगे जो किसी सूरत, किसी वजह से ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, डेविएट कर जाएंगे, उनको कहा जाता है नॉन ओमिक। क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। आप ये याद रखिएगा कि इंसुलेटर्स के अंदर आपके पास इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में हम इंसानों ने एक और चीज बनाई भी, एक तरह से आपके पास नॉन ओमिक है, वो ये है डायोड। दिस इज योर सेमीकंडक्टर। इससे आपका मोबाइल फोन की चिप्स बनती हैं, लैपटॉप की चिप्स बनती हैं और सारी चीजें। ये डायोड आपके पास सेमीकंडक्टर में आता है, मैं बार बार कह रहा हूं। नॉन ओमिक बेसिक दो हैं, एक फिलामेंट लैंप है, एक थर्मिस्टर है। दिस इज योर सेमीकंडक्टर। जबकि कॉपर वायरस ओमिक। और इंसुलेटर में आपको पता है वुड आएगा, प्लास्टिक आएगा और दो तीन चीजें और हैं जो आपके पास आएंगे। अब ओमिक कंडक्टर्स का अगर आईवी ग्राफ बनाना है तो आपके पास क्या होगा, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा और आपके पास ग्रेडियंट और रेजिस्टेंस कांस्टेंट आएगी। अब बोलेंगे सर फाद ये ग्रेडियंट और रेजिस्टेंस आप अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका ग्राफ है आईवी ग्राफ, यानी वाई एक्सिस पर क्या है करंट, एक्स एक्सिस पे क्या है वोल्टेज। क्या यहां तक सबको समझ आता है? जी। ईमान, नूर, यस सर। अगर आपके पास वो आपसे ये पूछता है कि ये बताइए कि अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं, जैसे आपने कभी अपने घर के कमरे का पंखे का डिमर, आपने डिमर के ऊपर एक प्लास्टिक का कैप होता है उसको निकालें, तो वो वेरिएबल रेजिस्टर है। उसको जब आप घुमाते हैं तो आपके सर्किट के अंदर का करंट चेंज होता है, जिसकी वजह से आपके पंखे का आउटपुट यानी कि स्पीड वेरी करती है। वो कह रहा है कि जब अगर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, डिपेंडिंग। ये क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड भी आ सकता है। तो अगर आप अपना वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो आपका करंट भी बढ़ रहा है भाई। और अगर आपका करंट बढ़ रहा है तो आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट है। अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस भी तो कांस्टेंट होगा भाई। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ये पढ़िए आंसर। मैंने दोनों के ग्राफ्स का फिगर 2 और फिगर 1 का आंसर यहां से लेके यहां तक लिखा है, पढ़िए। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। अब आते हैं जी फिलामेंट लैंप पे। फिलामेंट लैंप क्या है जी? फिलामेंट लैंप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अगर आपने देखा हो 25 वॉट का पीले कलर का एक बल्ब होता है, वो कुछ इस तरीके से। जब आप उस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उस बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जब ब्राइटनेस बढ़ती है, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, आपका करंट बढ़ना शुरू हो गया, कोई मसला नहीं है। एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट के बाद वो बल्ब बीच में से टूट जाता है। अब जब वो टूट गया तो अब आप करंट की प्रॉपर्टी है कि करंट उस वक्त तक ट्रेवल नहीं करता जब तक पाथ कंप्लीट ना हो। जितना वोल्टेज लगा लो, अगर पाथ कंप्लीट नहीं है किसी सूरत करंट नहीं आएगा। क्या यहां तक बात समझ में आती है? तो आप कहेंगे सर इसका मैथमेटिकल मॉडल क्या है? तो आपको ओ लेवल मैथ से पढ़ाया गया कि ग्रेडियंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो, ग्रेडियंट ऑफ वर्टिकल लाइन इज इंफिनिटी। वाई एक्सिस पर करंट है, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है। मैंने आपसे ये कहा था
कि रेजिस्टेंस बराबर होगी 1/ग्रेडियंट पे। अब अगर इस सेक्शन का ग्रेडियंट 0 हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया होगा? रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो गया होगा। बोलोगे सर फाद ये कहां से लाए आप? तो आपको ये पता है कि 1/0 हमेशा इंफिनिटी होता है, 1/इंफिनिटी हमेशा 0 होता है, 0/0 एंड इंफिनिटी अनडिफाइंड है। अपने मैथ्स के टीचर से पूछिएगा, वो इस बात को वेरीफाई करेंगे कि आपके पास 0/0 और इंफिनिटी आज तक किसी ने नहीं बताया कि वैल्यू क्या है, 1 नहीं है। तो अगर आपका ग्रेडियंट यहां 0 हो रहा है और वाई एक्सिस पर करंट और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, जिसकी वजह से आपको पता है कि आपकी रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकलेगी, तो आपको पता है 1/0 इज इंफिनिटी। इसीलिए यहां पर कोई करंट नहीं है, करंट एब्सेंट है। क्या ये बात समझ में आती है? ये स्टेटमेंट पढ़िएगा। क्या यहां तक क्लियर है? जी सर। प्लीज रिस्पॉन्ड अगर ये क्लियर है बेटा। यस सर। अब आते हैं जी थर्मिस्टर पे। जब थर्मिस्टर पे भी आपने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, आपका करंट बढ़ना शुरू हुआ, एक पॉइंट आके शॉर्ट सर्किट हो गई, यानी रेजिस्टेंस क्या हो गए भाई? 0 हो गया। कैसे 0 हो गया? क्योंकि इस लाइन का ग्रेडियंट इंफिनिटी है और आपको पता है रेजिस्टेंस इज 1/ग्रेडियंट। क्यों? वाई एक्सिस पर करंट है सर फहाद, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है, तो रेजिस्टेंस निकालनी है तो 1/ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट इंफिनिटी है तो आपके पास रेजिस्टेंस तो 0 होगी ना। जब रेजिस्टेंस 0 हो गई तो मैक्सिमम करंट पास कर गया, जिसकी वजह से आग लग गई और शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? अगेन दोबारा कहूंगा, मैक्सिमम करंट पास होने से मुराद करंट की स्पीड नहीं चेंज होना नहीं है, क्वांटिटी चेंज होना है। करंट की स्पीड चेंज नहीं होती, करंट की क्वांटिटी चेंज होती है। 1 एम्पेयर में अगर एक चार्ज है तो 100 एम्पेयर का मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पीड बढ़ गई, 100 एम्पेयर का मतलब है कि 100 चार्जेस उसके अंदर से 1 सेकंड में मूव होने लग गए। क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास जो अगला है आपके पास, वो है जी ये फॉर्मूला। देखिए, दो फॉर्मूला आपने ओ लेवल्स में पढ़े थे जो आपको एएस में काम आएंगे या यूज होंगे। एक फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू एन ई, जबकि दूसरा फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। अब आपको ये बताया गया था कि Q का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस यानी कोलम, I का मतलब होता है करंट यानी कि एम्पेयर, और T का मतलब होता है टाइम यानी कि सेकंड्स। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, Q का मतलब होता है चार्ज यानी कोलम, I का मतलब होता है करंट यानी कि एम्पेयर, और T का मतलब है टाइम यानी कि आप इसका यूनिट लेंगे सेकंड्स। तो ये N और ये E क्या है? N है बेटा कि एक कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और ई का मतलब बहुत सारी बुक्स में इसको क्यू से भी रिप्रेजेंट किया गया, ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन कितने चार्जेस प्रोड्यूस कर सकता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, दो फॉर्मूले हैं जो आपके पास आपको याद रखने हैं। एक है Q इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई ई, दूसरा है Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी। अगर मैं Q की बात करूं तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जिसका यूनिट है जी कोलम। आई की बात करूं तो ये करंट है, जिसका यूनिट है जी बेटा एम्पियर, के एक सर्किट के अंदर
कितना करंट मौजूद है, कितना करंट पास कर रहा है। जबकि टी मेरे पास क्या है बेटा, टाइम, और इसका यूनिट हमेशा लाजमी तौर पे सेकंड के अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्या यहां तक बात समझ में आती है बेटा? ये बॉल्ड मास की आईडी से में बेटा। ठीक है बेटा, आपको ये वाली बात क्लियर है? आप मुझे अपना नाम मैसेज कर दें ताकि फिर मैं आपको एड्रेस कर सकूं। बॉर्ड मास कितना बड़ा अजीब लग रहा है। हमजा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे अब इस पूरे इक्वेशन को, पैरामीटर को देखें तो क्यू क्या है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के भाई 10 चार्जेस है, 20 है, 30 है, 50 है, कितने हैं? आई क्या है आपके पास? करंट है जी, 2 एम्पेयर है, 3 एम्पेयर है, 4 एम्पेयर है, कितना करंट? और टी क्या है जी? टाइम, यानी कि सेकेंड्स। एन क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उस कंडक्टर के अंदर या उस चीज के अंदर। जबकि ई एक कांस्टेंट है, और ये आपकी डेटा बुकलेट में भी इसकी वैल्यू लिखी होगी कि एक इलेक्ट्रॉन कितने चार्जेस प्रोड्यूस कर सकता है। क्या यहां तक आप चारों को समझ आती है? हमजा, लीना, नूर, ईमान, क्लियर है ये? जी सर। हमजा, यू कैन अनम्यूट योर माइक बेटा। अच्छा जी, अब आते हैं जी इन इक्वेशंस पे। अब अगर आपने ओ लेवल्स अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी दो पैरामीटर्स हैं। पावर क्या है जी? एनर्जी कंज्यूम्ड या वर्क डन पर यूनिट टाइम। कितना टास्क, एक टास्क करने के लिए आपने कितना वर्क डन किया एक सेकंड में, दैट इज योर पावर। तो ये वो चार और ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। उनमें से शायद ही कोई एक आध रखा हुआ हो पेपर में, मुझे याद नहीं पड़ता। वैसे ये आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है। क्या यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। अब आते हैं जी दो चीजों पे। देखें, तीन तरह के स्पेशल रेजिस्टर हैं। एक तो फिक्स रेजिस्टर है ना। एक फिक्स रेजिस्टर का मतलब क्या हुआ कि भाई उसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती। ना हमजा चेंज कर सकता है, ना लीना चेंज कर सकती है, ना हमशा चेंज कर सकती है, ना नूर चेंज कर सकती है, ना सैयद फाद अली चेंज कर सकता है। वो फिक्स्ड है जी। अब उसकी एग्जांपल सर फाद दें भाई। एक पंखा आपके सर के ऊपर अगर चल रहा है, या आपके कमरे की लाइट चल रही है, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है। मैं उसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकता जब तक वो सर्किट चल रहा है। एक होता है जी वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर, आपसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि वेरिएबल रेजिस्टर की एग्जांपल आपके घर में मौजूद डिमर है कि जब आप उसको घुमाते हैं तो सर्किट के अंदर मौजूद करंट की वैल्यू चेंज होती है। आपके कमरे के पंखे की स्पीड कम या ज्यादा हो जाती है। दो और हैं। एक है जी आपके पास थर्मिस्टर, ये नीचे लिखा हुआ। थर्मिस्टर क्या है? एक ऐसा रेजिस्टर है जो अपनी रेजिस्टेंस वेरी करता है जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं। और ये एनटीसी कोफिशिएंट आप पढ़ते हैं। एनटीसी का मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपकी रेजिस्टेंस कम होगी। एक तरह से इनवर्स समझो। पीटीसी भी मौजूद होता है, याद रखिएगा। बहुत सारे लेक्चर्स अगर आप देखें मुख्तलिफ ट्यूटर्स के, तो वो कहेंगे कि जी ये तो कोई पता नहीं अजीब बात कर रहे हैं सैयद फाद अली साहब। ऐसा नहीं है, एनटीसी भी मौजूद है, पीटीसी भी मौजूद है। यानी ऐसे थर्मिस्टर भी मौजूद हैं जिनका ग्राफ इंक्रीजिंग है। और वो लीनियर नॉन लीनियर वो एक अलग बहस है कि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो पीटीसी कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर। हम जो अभी पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, वो एनटीसी है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपकी रेजिस्टेंस कम होगी। क्या यहां तक क्लियर है? हमजा, लीना, अमशा, नूर, ईमान, प्लीज यस माइक सर। अनम्यूट करें, बताएं। यस हमजा, सर। यू टू बेटा। हमजा, इज दिस क्लियर?
हमजा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो चले गए। ईमान, लीना, नूर, क्लेयर। यस। यस सर। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो अगला रजिस्टर है दैट इज LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर क्या होता है? बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि जी जैसे आज PSL का मैच था, वो नहीं हो सका बिकॉज ऑफ द रेन। इसी तरह जब लाइट की कंडीशन चेंज होती है तो एक मीटर लेके अंपायर ग्राउंड में आते हैं और वो सूरज की तरफ देख के एक वैल्यू देख रहे होते हैं। उसको कहा जाता है जी कैंडेला मीटर। कैंडेला हमारे पास क्या है? लाइट इंटेंसिटी का यूनिट है। वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि क्या इस वक्त सूरज से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी इतनी है कि हमें बॉल या फील्डर्स या बॉलर्स को बॉल नजर आ जाए और एक प्रॉपर मैच हो सके। इसी तरीके से आपके पास एक ऐसा रेजिस्टर मौजूद है, हमने बनाया, इंसानों ने बनाया, कि जो लाइट की इंटेंसिटी पे अपनी रेजिस्टेंस वेरी करता है। कि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम हो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल कहाँ है? इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है जी शारा फैसल पर लगी हुई लाइटें। शारा फैसल पे जो लाइटें लगी हुई हैं वो फिजिकल किसी बटन से कंट्रोल नहीं हो रही। यानी कोई बंदा सुबह सुबह जाके वो लाइटें ऑन ऑफ नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है कि वहां पर उसके ऊपर छोटे छोटे सोलर पैनल लगे हुए हैं। अगर आपने कभी गौर से देखा हो तो वो क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी मेजर करते हुए ऑन एंड ऑफ कर रहे होते हैं। कि जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है लाइटें बंद हो जाती हैं, और जब इंटेंसिटी कम होती है तो वो आपके पास रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है और वो जो भी अकॉर्डिंगली उसका काम करना। इसी तरह थर्मल सेंसर्स होते हैं और विजिबल सेंसर्स होते हैं, बहुत सारी ये दूसरी चीजें हैं। क्या यहाँ तक समझ आती है जी? जी हमजा, सर। यस सर। लीना, अमशा, नूर, ईमान। हमजा, अनम्यूट करो माइक को और बताओ बेटा, अगर कोई एरर है तो माइक अनम्यूट करके बताओ बेटा। नहीं सर, क्लियर है। ओके। कोई भी इशू हो, मैंने AS में मैं अपनी माइक अनम्यूट इसलिए रखता हूँ कि सवाल फौरन। अच्छा जी, एक और आपके सामने एक चीज आ रही है, ये मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तफसील से कल की क्लास में होगा, ये लंबा टाइम, ये लंबा खींचेगा, ये थोड़ा आपको दिमागों को हिलाएगा। अब बात करते हैं जी DC सर्किट्स की। DC सर्किट क्या है बेटा, O लेवल में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, यहाँ थोड़ी डेरिवेशन शो दैट करके आ जाएगी, बाकी सारा गेम वही है। तीन या तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा आपके पास रेजिस्टर्स को लगाने का तरीकेकार, कॉम्बिनेशन, पैशन, डिजाइन, ओरिएंटेशन, इसको कहा जाता है DC सर्किट्स। के आप दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ कंप्लीट सर्किट। और वो तीन है जी, सीरीज है, पैरेलल और हाइब्रिड। अब आते हैं जी सीरीज पे। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। आज यहाँ क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, फिर आज एक काम करें, आज आप लोग